नमस्कार। आज हम मानव इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। निएंडरथॉल और होमो सेपियंस। हम सबने नाम तो सुना ही है इनका, लेकिन ये असल में कौन थे, रहते कैसे थे और जब हजारों साल पहले आधुनिक इंसानों का सामना हुआ निएंडरथॉल से, तो फिर क्या हुआ? क्या वे हमारे दुश्मन थे या कोई दूर के रिश्तेदार जिनकी कहानी हमसे जुड़ी हुई है? हमारा मकसद है इस दस्तावेज में जो जानकारी है उसको परत दर परत समझना। खास तौर पर ये जानना कि निएंडरथॉल आखिर गायब क्यों हो गए। क्या इसमें हम आधुनिक इंसानों का कोई हाथ था? और क्या वे वाकई हमारे सीधे पूर्वज थे, या फिर एक अलग ही मानव प्रजाति जो कुछ समय तक हमारे साथ रही और फिर इतिहास में खो गई? चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं निएंडरथॉल से। आखिर ये थे कौन? हाँ, देखिए, विज्ञान इन्हें हमारा सबसे करीबी ज्ञात रिश्तेदार मानता है। और ये करीब 30,000 साल पहले धरती से विलुप्त हो गए। अच्छा, 30,000 साल पहले। और इनके सबूत कहाँ मिले हैं? यूरोप में कई जगहों पर, जैसे जर्मनी में स्वेबियन आल्प पहाड़ है, वहाँ की गुफाएं, या फिर फ्रांस में सोजे जैसे इलाके हैं, काफी जगह अवशेष मिले हैं। मैंने सुना है फ्रांस में एक खोपड़ी मिली थी, उसके आधार पर उनका चेहरा भी बनाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। और जब वो चेहरा बनाया गया तो पता चला कि वो दिखने में काफी हद तक आधुनिक इंसानों जैसे ही थे। सच में? हाँ, बस उनकी खोपड़ी हमसे थोड़ी अलग थी। कह सकते हैं कि ज्यादा लंबी थी और शायद थोड़ी बड़ी भी। अच्छा। और इनके बारे में एक आम धारणा है कि ये सिर्फ बड़े जानवरों का शिकार करते थे, मैमथ्स वगैरह। हाँ, ये एक लंबे समय तक माना जाता था, लेकिन जर्मनी में जो नए सबूत मिले हैं वो इस तस्वीर को थोड़ा बदलते हैं। कैसे? वहाँ जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि उनके भोजन में छोटे जानवर भी थे, और यहाँ तक कि मछलियाँ भी शामिल थीं। मछलियां भी? वाह। जाहिर है, इन चीजों को पकड़ने के लिए भी उनके पास अपने तरीके रहे होंगे। और ये सिर्फ शिकार नहीं करते थे, औजार भी बनाते थे, पत्थर के। बिल्कुल, बहुत कारगर औजार बनाते थे। जर्मनी में तो करीब 60,000 साल पुराने ऐसे औजार मिले हैं। 60,000 साल? हाँ, और माना जाता है कि ये होमो सेपियंस के यूरोप पहुंचने से भी पहले के हैं। अच्छा। तो ये इस बात का इशारा है कि निएंडरथल हमारी पुरानी कल्पना से कहीं ज्यादा कुशल और जटिल थे। उनकी अपनी तकनीक थी, अपनी समझ थी। हम्म तो ये तो हुई निएंडरथल की बात, लेकिन इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? और हमारा यानी होमो सेपियंस का इनसे रिश्ता कहाँ से जुड़ता है? बिल्कुल, उनकी कहानी समझने के लिए उनकी उत्पत्ति जानना जरूरी है। अगर हम मानव विकास की कड़ी में पीछे जाएं तो सबसे अहम कड़ी है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस? हाँ, जो करीब 20 लाख साल पहले अफ्रीका और एशिया में रहते थे। माना जाता है कि यहीं से मानव विकास के रास्ते वो अलग होने शुरू हुए। अलग कैसे हुए? ऐसा माना जाता है कि होमो इरेक्टस का एक समूह अफ्रीका से यूरोप की तरफ बढ़ा। फिर हजारों लाखों सालों में यूरोप के ठंडे मौसम के हिसाब से ढलते हुए उनकी शारीरिक बनावट बदली। खोपड़ी लंबी और बड़ी हुई और वो निएंडरथल के रूप में विकसित हुए। और जो अफ्रीका में रह गए? हाँ, जो होमो इरेक्टस अफ्रीका में ही रहे, उनका विकास एक अलग दिशा में हुआ। अच्छा। उनकी खोपड़ी ज्यादा गोल हुई, चेहरा और माथा ज्यादा सीधा सपाट हुआ, और वो विकसित होकर बने होमो सेपियंस, यानी हम, आधुनिक मानव। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि निएंडरथल हमारे सीधे पूर्वज नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो हमारी एक समानांतर शाखा थी। समानांतर शाखा? जी, ये विचार, जिसे आउट ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका से उत्पत्ति सिद्धांत कहते हैं, उसे क्रिस स्ट्रिंगर जैसे वैज्ञानिकों के काम ने और पुख्ता किया है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का विश्लेषण किया। ये वो डीएनए है जो हमें सिर्फ माँ से मिलता है। हाँ। और इस विश्लेषण ने दिखाया कि दुनिया भर के सभी आधुनिक मानवों की जड़ें आखिर में अफ्रीका से ही जुड़ती हैं। ये उस समय की सोच से काफी अलग था, जब लोग यूरोप या एशिया को मानव उत्पत्ति का केंद्र मानते थे। समझ गया। तो निएंडरथल हमारे पूर्वज नहीं बल्कि करीबी रिश्तेदार थे, एक अलग मानव शाखा जो कुछ समय तक हमारे साथ रही। बिल्कुल सही। ठीक है, तो होमो सेपियंस अफ्रीका में विकसित हुए, लेकिन फिर वो अफ्रीका से बाहर निकले। कब हुआ ये? करीब 1.5 लाख साल पहले। 1.5 लाख साल पहले। और जैसा कि ये ट्रांसक्रिप्ट बताता है, इस सफर में वो अकेले नहीं थे। मतलब जब वो दुनिया के अलग अलग कोनों में फैले तो उन्हें और भी तरह के इंसान मिले। हाँ, बिल्कुल। ये दुनिया उस वक्त काफी अलग थी। यूरोप में उनकी मुलाकात हुई निएंडरथल से। एशिया में उन्हें डेनिसोवन्स नाम की एक और मानव प्रजाति मिली,
जिनके बारे में हमें हाल ही में ज्यादा पता चला है। डेनिसोवन्स, हाँ सुना है। दक्षिण पूर्वी एशिया में शायद उस समय भी होमो इरेक्टस की कुछ आबादी बची हुई थी, और इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर और फिलीपींस के लूजोन द्वीप पर तो छोटे कद के इंसान भी रहते थे। अरे हाँ, वो हॉबिट वाले। जी, जिन्हें हॉबिट भी कहा गया। तो सोचिए, एक ऐसी दुनिया थी जहां कई तरह के इंसान एक साथ रह रहे थे। कमाल है। लेकिन आज सिर्फ हमें होमोसेपियंस, बाकी सब विलुप्त हो गए। ये कैसे हुआ? क्यों सिर्फ हम ही बच पाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है, और इसका जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक उनके जीवन शैली, उनकी तकनीक, उनके आपसी व्यवहार, इन सब की तुलना करते हैं। जैसे फ्रांस में जानवरों की हड्डियां मिली हैं, उन पर पत्थर के औजारों से काटने के बहुत बारीक निशान हैं। अच्छा। ये निशान बताते हैं कि निएंडरथल घोड़ों जैसे जानवरों का शिकार करते थे और बहुत कुशलता से मांस निकालते थे। और वो सिर्फ मांस नहीं खाते थे, वो जानवर के लगभग हर हिस्से का इस्तेमाल करते थे। खाल का इस्तेमाल शायद कपड़े या रहने की जगह बनाने के लिए। ठीक है। जानवरों की नसों को सुखाकर उनसे मजबूत धागे बनाए जाते थे। इस ट्रांसक्रिप्ट में एक प्रयोग का जिक्र है जो दिखाता है कि ये धागे इतने मजबूत थे कि हाथ से तोड़ना भी मुश्किल था। वाह, मतलब वो अपने संसाधनों का पूरा उपयोग जानते थे। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर हम होमो सैपियंस की तकनीक देखें तो दक्षिण अफ्रीका की सिबुडू गुफा जैसी जगहों से काफी दिलचस्प सबूत मिले हैं। सिबुडू गुफा, वहां क्या मिला? वहां नुकीले पत्थर मिले हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें शायद तीर या भाले की नोक की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यानी दूरी से वार करने वाले हथियार? हाँ, शायद। इससे पता चलता है कि वो ऐसे हथियार बना रहे थे। और एक और खास तकनीक थी गोंद बनाने की। गोंद? किस लिए? सिपुडू के कुछ औजारों पर एक खास किस्म के गोंद के निशान मिले हैं। ये शायद गेरू, मतलब एक तरह की लाल मिट्टी, और पेड़ की राल जैसी चीजों को मिलाकर आग पर गर्म करके बनाया जाता था। अच्छा, और इसका क्या काम था? ये गोंद ठंडा होने पर पत्थर की नोक को लकड़ी के डंडे से मजबूती से चिपकाने के काम आता था। ये काफी जटिल प्रक्रिया रही होगी जिससे सीखना और सिखाना पड़ा होगा। ये तो एडवांस लग रहा है। और फिर काफी बाद में, लगभग 18,000 साल पहले, एक और महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ, स्पीयर थ्रोअर। स्पीयर थ्रोअर? वो क्या होता है? भाला फेंकने का यंत्र। ये एक तरह का लिवर जैसा होता था जो हाथ की ताकत को कई गुना बढ़ा देता था। इससे भाले को बहुत ज्यादा दूर और ज्यादा तेजी से फेंका जा सकता था। अरे वाह! तो क्या इस तरह की तकनीकी बढ़त ने होमोसेपियंस को निएंडरथल्स पर कोई फायदा पहुंचाया? ये सवाल तो उठता ही है। हाँ, ये एक अहम सवाल है जिस पर शोधकर्ता लगातार विचार करते हैं। अलग रहते थे या उनके बीच मतलब टकराव भी होता था? यहाँ कहानी थोड़ी और जटिल हो जाती है। हाँ, कुछ सबूत ऐसे मिले हैं जो थोड़े परेशान करने वाले हैं। बेल्जियम की गोया गुफा से। गोया गुफा? क्या मिला वहाँ? वहाँ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो निएंडरथल नर भक्षण की ओर इशारा करते हैं। नर भक्षण? मतलब कैनिबलिज्म निएंडरथल में? जी है। वहाँ निएंडरथल की हड्डियां मिली हैं जिन पर ठीक वैसे ही कटने और तोड़ने के निशान हैं, जैसे शिकार किए गए जानवरों की हड्डियों पर मिलते हैं। अरे बाप रे! हड्डियों को शायद मज्जा यानी बोन मैरो निकालने के लिए तोड़ा गया था। ये निशान इतने साफ हैं कि शोधकर्ता इसे नरभक्षण का काफी पुख्ता सबूत मानते हैं। लेकिन ये क्यों हुआ होगा? क्या खाने की कमी थी, या कोई रस्म थी, या फिर लड़ाई? ये कहना मुश्किल है। शायद ये सब कारण हो सकते हैं। इसका जवाब ढूंढने के लिए आइसोटोप विश्लेषण जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। आइसोटोप विश्लेषण वो क्या होता है? ये एक तरह की, समझ लीजिए, केमिकल जासूसी है। हम जो खाते पीते हैं उससे हमारे दांतों और हड्डियों में खास तरह के तत्व जमा होते जाते हैं, जैसे स्ट्रोंशियम। हाँ, हर इलाके की मिट्टी और पानी में इन तत्वों का एक खास अनुपात होता है। एक तरह का जियोकेमिकल फिंगरप्रिंट कह सकते हैं। अच्छा। इसे मापकर वैज्ञानिक बता सकते हैं कि कोई जीव अपना जीवन कहाँ बिताता था। क्या वो उसी इलाके का था या कहीं बाहर से आया था। तो गोया गुफा में इससे क्या पता चला? गोया गुफा के मामले में इस विश्लेषण से पता चला कि जिन निएंडरथल को खाया गया था, उनमें से कुछ लोग बाहर के इलाकों से आए थे। बाहर से आए थे? हाँ, और खास बात यह है कि इन्हीं बाहर से आए लोगों की हड्डियों पर कटने के निशान ज्यादा थे। ओह! तो इसका मतलब शायद स्थानीय और बाहरी समूहों में लड़ाई हुई हो, ये एक संभावना है।
ये इस बात का संकेत हो सकता है कि शायद स्थानीय और बाहरी निएंडरथल समूहों के बीच हिंसक टकराव हुआ हो। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक जगह का सबूत है और शायद ये उनके विलुप्त होने की मुख्य वजह नहीं थी। समझ गया। पुरातात्विक सबूत अपनी जगह हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी ने तो इस पूरी कहानी में जैसे क्रांति ही ला दी है। बिल्कुल। अब वैज्ञानिक हजारों साल पुरानी हड्डियों से भी डीएनए निकालने में कामयाब हो गए हैं। स्वांते पाबो जैसे वैज्ञानिकों ने तो इस क्षेत्र में कमाल का काम किया है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। हाँ, मैंने सुना था। ये कैसी करते हैं? मतलब इतनी पुरानी हड्डी से डीएनए? ये प्रक्रिया बहुत ही नाजुक और जटिल है। हड्डी के अंदरूनी सुरक्षित हिस्से से बहुत थोड़ा सा पाउडर निकाला जाता है, फिर खास रसायनों से डीएनए को अलग करके उसका सीक्वेंस पता किया जाता है। कमाल है। और इस तकनीक ने हमें निएंडरथल और आधुनिक इंसानों के रिश्ते को एक अभूतपूर्व तरीके से समझने में मदद की है। तो जेनेटिक्स क्या कहता है इस रिश्ते के बारे में? जेनेटिक डेटा इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे और निएंडरथल के साझा पूर्वज थे, जो करीब 6 लाख साल पहले अलग अलग विकास के रास्तों पर चल पड़े थे। 6 लाख साल पहले? ठीक है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज ये है कि अलग होने के बाद भी जब होमो सैपियंस अफ्रीका से बाहर निकले और उनकी मुलाकात निएंडरथल से हुई, तो उनके बीच सिर्फ टकराव ही नहीं हुआ, उनके बीच मेलजोल भी हुआ। मेलजोल? कैसा मेलजोल? उनके बीच प्रजनन हुआ, इंटरब्रीडिंग हुई। क्या सच में? आधुनिक इंसानों और निएंडरथल के बीच। जी हाँ, इंटरब्रीडिंग हुई। और इसके सबूत आज भी हमारे अंदर मौजूद हैं। हमारे अंदर कैसे? अगर आज आप अफ्रीका के बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति का डीएनए देखें, चाहे वो यूरोप का हो, एशिया का, अमेरिका का, तो उसमें आपको औसतन 1 से 4% निएंडरथल डीएनए मिलेगा। 1 से 4%? ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये मेलजोल अफ्रीका के बाहर हुआ, शायद मध्य पूर्व में जैसे आज का इजराइल, जहाँ दोनों के जीवाश्म भी मिले हैं, या फिर एशिया और यूरोप के दूसरे हिस्सों में। और अफ्रीका की आबादी में? क्योंकि ये इंटरब्रीडिंग अफ्रीका से बाहर निकलने के बाद हुई, इसलिए अफ्रीका की जो मूल आबादी है उनमें निएंडरथल डीएनए लगभग नहीं पाया जाता। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। हाँ। इसका मतलब है कि हजारों साल पहले अलग अलग तरह के इंसान न सिर्फ एक ही धरती पर रह रहे थे, बल्कि आपस में घुल-मिल भी रहे थे। हाँ, ये सोचना ही काफी अजीब है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर हम इतने करीबी थे, अगर इंटरब्रीडिंग भी हुई, तो फिर निएंडरथल विलुप्त क्यों हो गए? खासकर होमो सेपियंस के यूरोप पहुंचने के कुछ हजार सालों के अंदर ही ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये पहेली काफी समय से वैज्ञानिकों को उलझाए हुए है। पहले क्या माना जाता था? शायद लड़ाई हुई होगी, हमने उन्हें खत्म कर दिया। हाँ, पहले ये माना जाता था कि शायद सीधे युद्ध हुए होंगे, या होमो सेपियंस ज्यादा बुद्धिमान थे या बेहतर शिकारी थे और उन्होंने निएंडरथल को खत्म कर दिया। लेकिन जैसा कि इस ट्रांसक्रिप्ट में भी बताया गया है, अब ज्यादातर वैज्ञानिक इस विचार से सहमत नहीं है। क्यों नहीं? देखिए, हिम युग के यूरोप में इंसानी आबादी बहुत ही कम थी। शायद पूरे महाद्वीप में कुल मिलाकर 1 लाख लोग भी नहीं रहते होंगे। बस 1 लाख? जी। पूरे यूरोप में? हाँ, अनुमान यही है। इतनी कम आबादी के साथ एक दूसरे को पूरी तरह मिटा देना, चाहे वो लड़ाई से हो या बीमारियां फैलाकर या फिर खाने के लिए मुकाबला करके, ये बहुत मुश्किल रहा होगा। बात तो सही है। तो फिर क्या हुआ होगा? जेनेटिक सबूत एक दूसरी और अब ज्यादा मानी जाने वाली कहानी की ओर इशारा करते हैं, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। आत्मसातीकरण मतलब ये कि सिद्धांत ये है कि निएंडरथल की आबादी होमो सेपियंस की तुलना में बहुत कम थी। अच्छा। तो जब होमो सेपियंस बड़ी संख्या में यूरोप और एशिया में फैले, तो छोटी निएंडरथल आबादी धीरे धीरे उन्हीं में घुल मिल गई, समा गई। उनके बीच जो बच्चे पैदा हुए, उनमें दोनों के जीन्स थे। हाँ। पीढ़ी दर पीढ़ी निएंडरथल जीन्स बड़ी होमो सेपियंस आबादी में फैलते गए, लेकिन एक अलग खास समूह के तौर पर निएंडरथल धीरे धीरे खत्म हो गए। तो मतलब वो पूरी तरह विलुप्त नहीं हुए, उनका सफाया नहीं हुआ? एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ, उनका एक हिस्सा आज भी हम सबके अंदर हमारे जीन पूल के एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में जीवित है। तो ये बात थोड़ी पेचीदा है। जैसा आप बता रही हैं, हम निएंडरथल से सीधे विकसित नहीं हुए, वो हमारे डायरेक्ट पूर्वज नहीं हैं। सही। लेकिन इंटरब्रीडिंग के कारण वो हमारे आंशिक पूर्वज जरूर कहे जा सकते हैं। हाँ, ये कहने का एक अच्छा तरीका है। उन्होंने हमारे डीएनए में योगदान दिया है, तो वे पूरी तरह गायब नहीं हुए, बल्कि हमारी ही कहानी का हिस्सा बन गए।
तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने देखा कि निएंडरथल सिर्फ वो आदि मानव नहीं थे जैसा हम पुरानी फिल्मों या तस्वीरों में देखते हैं, गुफाओं में रहने वाले, भालू की खाल पहने। बिल्कुल नहीं। वे हमसे काफी मिलते जुलते थे। उनके अपने जटिल औजार थे, वे कुशल शिकारी थे और उनका अपना सामाजिक जीवन और व्यवहार था जिसमें शायद कभी-कभी नरभक्षण जैसी जटिल और परेशान करने वाली चीजें भी शामिल थीं। और सबसे अहम बात जो इस जानकारी से उभर कर आती है वो ये है कि उनका अंत शायद किसी बड़े युद्ध या तबाही से नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे एक बड़ी मानव आबादी यानी हमारे पूर्वजों में समा जाने से हुआ। हाँ, जेनेटिक सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। जेनेटिक सबूत इस विचार को बल देते हैं कि उनका एक हिस्सा आज भी अफ्रीका के बाहर की आबादी में मौजूद है। वे मिटे नहीं, वो हम में मिल गए। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। कल्पना कीजिए अगर निएंडरथल विलुप्त न होते तो क्या होता? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या आज दुनिया में एक से ज्यादा मानव प्रजातियां एक साथ रह रही होती हैं? और ये जानना कि हमारे पूर्वजों ने न सिर्फ इस धरती को अन्य मानव प्रजातियों के साथ साझा किया, बल्कि उनके साथ बच्चे भी पैदा किए, ये इंसान होने के मायने के बारे में क्या कहता है? ये वाकई गहरे सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब आगे भी विचार कर सकते हैं।